लियू शियाओबो की मृत्यु एक ऐसा प्रसंग है जिसे आधिकारिक कागजों में प्राकृतिक कारण कहकर समेट दिया गया, परंतु जिसकी परछाई आज भी सत्ता संवेदनहीनता के गहरे गठजोड़ को उजागर करती है। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, यह उस व्यवस्था का मौन उत्सव था जो असहमति को रोग और सत्य को अपराध मानती। व्यंग्य देखिए, जहाँ राज्य स्वयं को जनता का रक्षक घोषित करता है, वहीं राज्य की संरचना में एक विचारक का जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मानव चिकित्सा नहीं बल्कि समयबद्ध उपेक्षा उसका उपचार हो। यह कहना सुविधाजनक है कि लियो शियाओबो की मृत्यु कैंसर जैसे प्राकृतिक बीमारी से हुई, परंतु प्रश्न यह है कि बीमारी प्राकृतिक थी या उपेक्षा? क्या उपचार की समयबद्धता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई, या फिर यह सुनिश्चित किया गया कि बीमारी अपनी स्वाभाविक गति से बढ़ती रही, जबकि अंतर्राष्ट्रीय निगाहों में नियंत्रित दूरी पर रखा गया, जहां चिकित्सा केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीति बन जाती है, जहां इलाज की देरी सबसे प्रभावी दामन का साधन बनती है। सत्ता की विडंबना यह है कि अपने सबसे बड़े आलोचकों को खुले में नहीं, संस्थागत दीवारों के भीतर रखना अधिक सुरक्षित समझती है। जेल, अस्पताल, प्रशासनिक आदेश, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जहाँ मृत्यु घटना नहीं बल्कि प्रक्रिया बन जाती है, और फिर रिपोर्ट तैयार होती है निष्पक्ष, औपचारिक और पूरी तरह निष्कलंक, जैसे किसी ने कुछ देखा ही नहीं। तीखापन यह कि सबसे तीखा बिंदु यही है कि सबसे व्यवस्थाएं मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को बड़े गर्व से घोषित करती है, घोषणाएं होती है, समितियां बनती है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया जाता है, परंतु जमीनी सच्चाई यह है कि एक असहमत आवाज़ बीमार पड़ती है तो उसके उपचार से अधिक मौन होने की संभावना पर ध्यान दिया जाता है। लियू शियाओबो का मामला केवल चीन या किसी एक देश तक सीमित नहीं है, यह उस व्यापक प्रवृत्ति का प्रतीक है जहाँ सत्ताएं चिकित्सा और हिरासत को मिलाकर एक नया दमनकारी उपकरण गढ़ती है। यह कस्टोडियल फैटिलिटी का एक रूप है जिसमें मृत्यु का कारण कागजों पर निर्दोष दिखता है, परंतु उसकी पृष्ठभूमि में योजनागत लापरवाही, विलंब और नियंत्रण की परतें छिपी होती है। इस संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती है जवाबदेही। जब वही संस्था जांच करती है जो स्वयं आरोपित है, तो न्याय एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। इसलिए आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र निगरानी तंत्र विकसित किए जाएं, जो न केवल हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के स्वास्थ्य की निगरानी करे, बल्कि किसी भी प्रकार के चिकित्सा लापरवाही की निष्पक्ष जांच भी सुनिश्चित करे। स्वतंत्र चिकित्सा बोर्ड, पारदर्शी रिपोर्टिंग प्रणाली और वैश्विक मानवाधिकार संगठनों की सक्रिय भागीदारी, ये सब सैद्धांतिक सुझाव नहीं बल्कि व्यवहारिक अनिवार्यताएं हैं। परंतु यहाँ पे भी एक तथ्य छिपा है कि क्या वे राज्य अपने ही नागरिकों की आवाज़ से ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को सहजता से स्वीकार करेंगे? शायद नहीं। इसलिए संघर्ष केवल नीतियों का नहीं बल्कि वैश्विक नैतिक दबाव का भी है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर मामलों में स्पष्ट और कठोर रुख नहीं अपनाएगा, तब तक प्राकृतिक मृत्यु का एक खेल चलता रहेगा। अंततः लियू शियाओबो की मृत्यु हमें यह सोचने को मजबूर करती है, विवश करती है कि क्या हम वास्तव में एक ऐसे विश्व की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ असहमति का अधिकार सुरक्षित है, या केवल हम एक अधिक परिष्कृत दमन तंत्र के साक्षी हैं। उनकी मृत्यु एक चेतावनी है कि हमने चिकित्सा, न्याय और मानवाधिकारों के बीच एक खतरनाक दूरी को नहीं भरा तो इतिहास बार बार ऐसे ही प्राकृतिक अंत लिखता रहेगा। सच्चाई ये भी है कि न्याय केवल तब नहीं होता जब दोषी को दंड मिले, बल्कि तब भी होता है जब भविष्य में कोई अन्याय दोहराया न जाए। और हम इस घटना से कुछ नहीं सीखते तो शायद सबसे बड़ा अपराध केवल सत्ता का नहीं बल्कि हमारी सामूहिक चुप्पी का होगा। सबसे बड़ा अपराध केवल सत्ता का नहीं, हमारी सामूहिक चुप्पी का भी होगा। धन्यवाद।